नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। नीति आयोग मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में होंगे शामिल। बैठक में अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 4 धाम यात्रा पर ऑफलाइन पंजीकरण। एक दिन में 27,000 से अधिक पंजीकरण। कुल पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख पार। एक देश एक चुनाव पर समिति ने दिए सुझाव। उत्तराखंड से मांगी रिपोर्ट। एक साथ चुनाव होने पर देश को 5 लाख करोड़ का लाभ। गंगोत्री हाईवे पर तीर्थयात्रियों की बस पलटी। 21 यात्री घायल, 8 की हालत गंभीर। बस में सवार थे 41 तीर्थयात्री। रुद्रपुर के शिवनगर में सड़क न बनने से नाराज व्यापारी व स्थानीय लोग। कई वर्षों से रोड पर नहीं हो पाया कोई निर्माण। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन से बना क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल अब संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपनी कमर कस चुका है। इसी को लेकर दल प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान चला रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्ण सिंह कटैत से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं इस वक्त हूं उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय अध्यक्ष यूकेडी के पूर्ण सिंह कटैत जी, जो यूकेडी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जिस तरीके से उन्होंने एक कार्यक्रम चला रखा है सदस्यता अभियान का, और साथ ही साथ पंचायत चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, तो उसी को लेकर ज़्यादा जानकारी लेंगे। सर, जिस तरीके से अभी एक घोषणा हुई है सरकार की तरफ से कि जून जुलाई तक हम चुनाव करा लेंगे, तो आप कैसे देखते हैं? अभी एकदम से घोषणा तो मैं अभी वीडियो देख रहा था, उन्होंने संभावना व्यक्त की कि हम प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह में कुछ बोल रहे थे मान्यवर। तो जब तक इन्होंने घोषणा नहीं की तब तक तो क्या कहते हैं, कब तक करेंगे, कहाँ तक खींचेंगे। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का 1 मई से सदस्यता अभियान लगातार पूरे उत्तराखंड में जारी है और उत्तराखंड की जनता इस समय बहुत अच्छे से उत्तराखंड क्रांति दल के हर पदाधिकारी के साथ अच्छे मनोभाव से मेंबर बन रहे हैं। उन्होंने ये लगभग हर उत्तराखंड का जो एक ठीक ठाक पढ़ा लिखा और गांव, यहाँ तक कि गांव का भी जो व्यक्ति है, वो देख लिया उन्होंने कि पूरे गांव खाली हो गए उत्तराखंड में, पूरा पलायन हो गया। 21वीं सदी का ना शिक्षा मिल रही पहाड़ों में, ना 21वीं सदी की कोई रोजगार मिल रहा है, ना जो है स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं। ये इस हिसाब का इन्होंने विकास कर दिया। इस हिसाब का विकास की पूरा का पूरा उत्तराखंड की ग्रामीण क्षेत्र इन्होंने पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। पहाड़ी नहीं, जहाँ प्लेन्स के गांव भी, मैं यहाँ गवाला में रहता हूँ, वहाँ से भी लोग अपनी ज़मीन बेचकर शहर में मकान बना रहे हैं। तो एक्चुअली कैसी नीति आप लोगों ने पिछले 25 साल से बीजेपी कांग्रेस ने चलाई। तो ये अब खुशी की बात है कि जो नया यूथ है, यूथ में देख रहा हूँ बहुत अच्छे 20 से 30 साल के बच्चे, वो समझ रहे हैं कि वाकई हम ठगा महसूस कर गए हैं उत्तराखंड बनने के बाद। इसीलिए और मीडिया ने भी बहुत अच्छे से सहयोग किया और मीडिया लगातार जल जंगल ज़मीन की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, लोगों का पलायन कैसे रोका जाए उसकी बात करती है, अच्छा जीवन दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए, अच्छा रोजगार दिया जाए। इस बात को उन्होंने भी उठाया है और इसका प्रतिफल ये हुआ कि आज नया यूथ ये समझ गया है कि वाकई उत्तराखंड का अगर समुचित विकास, संतुलित विकास अगर कोई कर सकता है तो उत्तराखंड क्रांति दल है। और लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं मेंबरशिप बनने के लिए। ये पंचायत चुनाव में भी कुछ दिख जाएगा और 2027 में आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने जो है ये जो विकास की धारा इन्होंने उल्टी बहाई है ना, इस उल्टी धारा का जनता बहुत मुंह तोड़ जवाब देगी इनको। दूसरा सवाल, जैसा आपने सदस्यता अभियान चला रखा है, क्या लक्ष्य रखा है, कितने कार्यकर्ता आप इसमें शामिल करेंगे, कोई इतना एक टारगेट या लक्ष्य है क्या? जी मान्यवर, बिल्कुल निश्चित है, टारगेट है। ऑनलाइन भी हमने व्यवस्था की है
और UKD.com पे जो है आप जाइए और उत्तराखंड कांदल के मेंबर बनिए। जैन साहब ने मुझे परसों बताया कि सर 1200 के करीबन हमारे मेंबर जो ऑनलाइन बन चुके हैं और अभी आप और तेज़ गति आ रही है। और ऑफलाइन जो हम पर्ची काट के जो बनाते हैं ना, इसमें भी हमारा लक्ष्य, प्रथम चरण में हमारा लक्ष्य है कम से कम 10 लाख मेंबर बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को शामिल करना। कि सबसे ज़्यादा त्रासदी जो झेलनी पड़ रही वो युवाओं को झेलनी पड़ रही। सोचो ना, एक पढ़ लिख करके एक बच्चा जो बेरोजगार घूम रहा है गांव में, आपको यहाँ तक देखो कि वहाँ जाओ तो सही क्षेत्रों में भाईजान शादियाँ नहीं हो रही बच्चों की, क्योंकि रोजगार नहीं है, ना बच्चा करना चाह रहा है और ना कोई लड़की देना चाह रहा है। ये हालात पैदा करने का किसको जाएगा भाई। थे हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कटैत जी, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी, पंचायत चुनाव को लेकर के जानकारी दी, अपने सदस्यता अभियान को लेकर के जानकारी दी और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जानकारी दी। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल काम कर रही है, क्या इनको सफलता मिलेगी। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन शुभम चौहान के साथ के न्यूज इंडिया, देहरादून। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल से जैव विविधता के संरक्षण व बचाव को लेकर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने वन मंत्री से खास बातचीत की। आपको कुछ दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक कार्यक्रम में जहां पे जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ हैं वन मंत्री सुबोध उनियाल जी। उनसे जानेंगे कि क्या विस्तृत जानकारी लेंगे कि जैव विविधता के बारे में क्या किया जा रहा है। सर, जैव विविधता दिवस है, इसको लेकर के किस तरीके की कार्य किए जा रहे हैं और जिससे इसे बचाव के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, जैव विविधता का संरक्षण समय की आवश्यकता भी है, मानवता के लिए भी जरूरी है। तो इसी को देखते हुए जो हमारा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, इसके द्वारा तमाम विद्यालयों में बच्चों के बीच जाकर के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बच्चों को पेंटिंग के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से कि जैव विविधता की आवश्यकता क्यों है मानव जीवन के लिए, उस पर उन पे कंपटीशन होता है ताकि बच्चों को उसके बारे में जानकारी मिले। इसके अलावा इस बार आज पहली बार जो है ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बीच में एक MOU हुआ है, जिसमें नॉलेज पार्टनर का काम करेंगे। बच्चे आकर के जैव विविधता बोर्ड से मिलकर के जैव विविधता के कंजर्वेशन पे क्या किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे और इसके साथ साथ किस तरह से पेड़ पौधे लगाकर, जानवरों को बचाकर, बर्ड्स को बचाकर, हमारे जो स्प्रिंग्स हैं इनका संरक्षण करके, हमारे पानी के स्रोतों का संरक्षण करके, हमारे वनों में डिग्रेडेड फॉरेस्ट को अपग्रेड करके, ये तमाम चीज़ें हैं जो बायोडाइवर्सिटी को जिंदा रखने के लिए आवश्यक हैं। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ यही कारण है कि UNDP ने जो भारत सरकार को एक प्रोजेक्ट 340 करोड़ का जो UNDP के माध्यम से चल रहा है, उसमें 3 राज्यों में हमारे राज्य को भी एक शामिल किया गया, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे हमारा राज्य काफ़ी मेहनत से काम कर रहा है और लोगों के सहयोग से, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से काम कर रहा है। जिस तरीके से वन्य जीवों को बचाने की बात करते हैं, जंगल को बचाने की बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कहीं ना कहीं हमें पेड़ या जंगल को काटना पड़ता है, उसको कैसे हम बचा सकते हैं। देखिए, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो लोग, मैं भी पढ़ता हूँ कई बार अखबार में कि इतनी ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई साहब राज्य बनने के बाद। देखिए, ये राज्य बना ही विकास की अवधारणा पे था। अब विकास की अवधारणा के साथ साथ अब किस तरह से वनों को संरक्षण भी करें, संवर्धन भी करें, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारा राज्य ऐसा है, राज्य बनते हुए जितनी जमीन फॉरेस्ट लैंड हम पे थी, आज उससे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड है। यानी कि जब आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़मीन ट्रांसफ़र होती है फॉरेस्ट की, या पेड़ आप काटते हैं, तो उतनी ही ज़मीन आपको वन विभाग को देनी पड़ती है दूसरी, और साथ साथ उतने ही प्लांटेशन भी आपको करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ अगर हमने 100 पेड़ काटते हैं तो 200 पेड़ लगाने का काम करते हैं। अगर 100 हेक्टेयर ज़मीन ट्रांसफ़र भी तो 100 हेक्टेयर ज़मीन वन विभाग को देनी पड़ती है। तो लिहाजा फॉरेस्ट लैंड का बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि हमारे राज्य में वन संरक्षण, वन संवर्धन पर काम अच्छा हुआ है। ये थे हमारे साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने बताया वह जैव विविधता के बारे में और जानकारी दी कि किस तरीके से हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ के न्यूज इंडिया, देहरादून। देहरादून में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख चौकों का ब्यूटिफिकेशन चल रहा है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने घंटाघर में ट्रैफिक सुधार और सुरक्षा के लिए हो रहे कामों का स्थलीय निरीक्षण किया। परियोजना में नए राउंडअबाउट, ट्रैफिक लाइंस और स्लिप रोड्स बनाए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक सुगम और दुर्घटनाएं कम हों। हमारे राजधानी में ऑनरेबल CM के डायरेक्शंस पर प्रोमिनेंट चौक चौराहे हैं, उनका ब्यूटिफिकेशन
ब्यूटिफिकेशन भी चल रहा है सड़क सुरक्षा के माध्यम से। उसमें जो इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, राउंड अबाउट्स देने हैं, ट्रैफिक लाइट्स लगानी है, स्लिप रोड्स निकालनी है, जिससे एडिशनल हमको पाथ मिल जाए ट्रैफिक को ईज़ आउट करने का, एक्सीडेंट्स को न्यून करने का। और इसके साथ ही घंटाघर का ब्यूटिफिकेशन भी हमारा साथ साथ चल रहा है। घंटाघर हमारा एक आइकॉनिक टावर है, आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है हमारी राजधानी का, जो हमारे कल्चरली और इमोशनली कनेक्ट है लोगों के साथ। तो इसको हमने और भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है, और जो हमारी पहाड़ी शैली है उसको हम कैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उस पर भी कार्य किया जा रहा है। प्लस साथ ही जो पहले इसमें डिज़ाइन था उसमें इसका व्यू ब्लॉक होता था और लोगों को एक्सेस नहीं था। तो अब इसको हमने इस डिज़ाइन पर वर्क किया है कि इसका व्यू और ज़्यादा क्लियर हो और लोग इसको एक्सेस कर सकें और इसके साथ अपनी मेमोरीज़ को साझा। खबर देहरादून से 2020 में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया, जिसमें कि शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बदलाव किए गए थे। उसी के तहत परीक्षा के संबंधित तमाम नियम कायदे बदले गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 साल में 2 बार करने के नियम बीसी नीति के तहत लागू किए गए। उत्तराखंड सरकार ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूर्णतः अपनाने की बात कही। उसी के तहत अब राज्य में हाई स्कूल की परीक्षाएं 1 साल में 2 बार करने की कवायद तेज हो गई है। ये एनईपी 2020 जो है उसके तहत सीबीएसई के द्वारा भी निर्धारण किया गया है कि वो हाई स्कूल की परीक्षा को 2 बार लेंगे। ठीक है, तो चूंकि एनईपी 2020 एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इसमें विचार किया जा रहा है उत्तराखंड में भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमें पूर्ण तरह से हमारा राज्य लागू करना है। तो उसी बारे में डिसीजन लिया जा रहा है कि हम भी परीक्षा को 2 बार संपन्न करवाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा देहरादून में प्रेस वार्ता की गई। यह प्रेस वार्ता उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में की गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने बताया कि देहरादून के क्षेत्र में कारगी के समीप डंपिंग जोन को हटाने को लेकर 1 जून 2024 घंटे का उपवास रखा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि देहरादून ही क्षेत्र में भंडारी बाग से रेस्ट कैंप का फ्लाईओवर काम पिछले 2 वर्षों से अधूरा पड़ा है। सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। हमारे प्रमुख 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जिस पर हम पूर्व में 1 मई को डंपिंग जोन कारगी में हमने एक उपवास का वहां पर 1 दिवसीय उपवास रखा था कि यहां से डंपिंग जोन तथा प्लांट को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। इस पर जो है 1 जून को दोबारा उत्तराखंड क्रांति दल कारगी में दोबारा से वहां पर 24 घंटे के उपवास को रखा जाएगा कि हमारी पहले भी मांग यही थी और आज भी हमारी एक ही मांग है कि इस प्लांट को यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि आबादी में इस प्रकार से कूड़े का प्लांट नहीं लगाया जा सकता है। इससे हमारे मूल अधिकारों को इसे हनन कहेंगे, क्योंकि संविधान स्पष्ट तौर पर व्यक्ति को जीने की एक स्वतंत्रता देता है और जीने की स्वतंत्रता में उसको स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी का भी अधिकार है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील के मनकी घाट से गौ घाट तक बिना अनुमति के रात के अंधेरे में किए गए अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने खनन अधिकारी उधम सिंह नगर व एसएसपी उधम सिंह नगर से तत्काल प्रभाव से अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने के साथ ही खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जून की तिथि नियत की है। जनहित याचिका थी वो तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर के संबंध में थी, जहां पे इल्लीगल माइनिंग और खनन से संबंधित ये याचिका थी। और पर्टिकुलरली ये याचिका मनकी घाट से गो घाट तहसील बाजपुर के संबंध में थी, जहां पे इल्लीगल माइनिंग हो रही है बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अथॉरिटी के, और ज़्यादातर जो माइनिंग हो रही है वो रात के समय में हो रही है, जिसका कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया। और कोर्ट के द्वारा वीडियो और पेन ड्राइव में ये सारा घटना जो है स्वयं देखने के बाद इसका भी संज्ञान लिया गया है कि वहाँ के सब डिविजनल जो ऑफिसर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के,
उनके ऊपर भी अभी हाल फिलहाल में जो है इस क्षेत्र में माइनिंग को रोकने के लिए जब कार्रवाई की गई तो उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई, जिसके संबंध में थाना रामनगर क्षेत्र में जिला नैनीताल में उन्होंने एक प्राथमिक FIR भी दर्ज कराई है, जिस पे जांच अभी चल रही है। और कोर्ट ने सभी बातों का संज्ञान लेते हुए तहसील बाजपुर में माइनिंग अधिकारी उधम सिंह नगर को और SSP उधम सिंह नगर को ये आदेश किया है कि तुरंत इसका संज्ञान लें। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिस सीजन गर्मी का मीटर बढ़ने वाला है कराटे किड के साथ, लेकिन आप रहिए तैयार टू स्टे कूल विद समर कूल, जो है स्ट्रॉन्ग, स्मूथ और स्टेडी, बिल्कुल कराटे किड जैसे। समर कूल जो हर दिल करे कबूल विद कराटे किड लेजेंड्स। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी विधायक सुमित सिद्धेश ने अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, KMVN, मंडी परिषद और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे और पूर्ण हो चुके विकास कार्यों की समीक्षा की गई। विधायक ने वर्ष 2022 से 2025 की विधायक निधि से संपन्न कार्यों के शीघ्र लोकार्पण के निर्देश दिए और उन्हें अधिकारियों को सड़कों, जलापूर्ति, विद्युत और सफाई जैसे जन कल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने का भी कहा। मैंने मेरा मतलब जो चयनित मेरे को हल्द्वानी की महान जनता ने करा है, तो जो विधायक निधि का वितरण हुआ है उस विधायक निधि के लोकार्पण नहीं हो पाए संपन्न। तो मैंने उनको निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जो लोकार्पण 2022 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस प्रदेश में विधायक निधि खर्च करने में सबसे तेज़ मैं ही रहा हूँ और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो विधायक निधि है और जो त्वरित यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पूर्ण कर पाएँ। तो वही मैंने पहले निर्देश दिए, पर उसके बाद अवश्य, क्योंकि गर्मी का सीज़न आने वाला है, आ ही गया है, पानी की आपूर्ति कैसे होगी, जल संस्थान से मैंने डिस्कशन किया, उनके जो कुछ प्रस्ताव है मैंने कहा मेरे लायक जो हो आप मुझे बताइए। गर्मी के प्रचंड प्रकोप से इंसान ही नहीं, वन जीव भी बेहाल है। इसी को देखते हुए तराई पश्चिम वन प्रभाग के परतराम रेंज में वन विभाग ने वन्य जीवों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था की है। रेंज क्षेत्र में कुल 7 कच्चे और पक्के वाटरफॉल बनाए गए हैं और कुछ वाटर हॉल प्राकृतिक स्रोतों से भरे हैं, जबकि अन्य में टैंकरों के जरिए नियमित रूप से पानी पहुंचाया जा रहा है। 2 हेलीकॉप्टर की दूरी पर वाटर हॉल होने से वन्य जीवों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, जिससे वह आबादी वाले क्षेत्रों में रुक नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी जसपुर रेंज पतरामपुर में कच्चे पक्के 7 वाटर हॉल हैं, जिनमें पानी भर दिया गया है और जो और एक मतलब पूरा भर दिया गया है। और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष, जो गांव की तरफ जानवर आते थे उनका आना बहुत कम हो जाएगा, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष टल जाएगा। पानी की व्यवस्था देखिए, जहाँ मतलब अगर यहाँ पर टैंकरों से ही पानी डाला जाता है और उनसे भरा जाता है। कच्चे पक्के जो भी तालाब हैं वो पानी के टैंकरों से ही भरा जाता है। पाइपलाइन की ऐसी अभी बहरहाल कोई व्यवस्था नहीं है। खबर कोटद्वार से। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पौड़ी पहुंचते हेमंत द्विवेदी का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया। कोटद्वार, डुगड्डा, कांडाखाल और पोखल में और थल नदी में जगह जगह उनके जनपद वासियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उनके गांव खोबरा के ग्रामीणों द्वारा थल नदी में आयोजित हो रही रामकथा में भी हेमंत द्विवेदी ने हिस्सा लिया और BKTC का अध्यक्ष बनने के बाद खुशी जाहिर करते हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा केदार और बद्री विशाल के पितरों के आशीर्वाद से सेवा करने का जो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है, इसके लिए वह अपनी मातृभूमि का हमेशा
ऋणी रहेंगे। मैं आज तो और बहुत ही भावपूर्ण वाला वातावरण है। सभी मेरे यहाँ क्षेत्र में बद्री श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष बनने के बाद में प्रथम बार अपने गांव में अपने कुल देवता की पूजा के लिए यहाँ पर आया था और यही थलना में जो है भगवान राम की कथा का भी यहाँ पर राम कथा का श्री व्यास जी के द्वारा यहाँ पर जो है राम कथा का वो चल रहा है और सभी गाँव वासियों ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया, मैं सबका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और तो सबसे पहले मैं भाजपा की शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ और ये पूरे यमकेश्वर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि यमकेश्वर क्षेत्र के एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को बीकेटीसी की जिम्मेदारी दी गई है और मुझे लगता है कि बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बना रहे, ऐसी मेरी अपेक्षाएं रहेगी। क्योंकि श्री हेमंत द्विवेदी जी अपने आप में वो पहले भी पार्टी के कई पदों पर आप आसीन रह चुके हैं।